हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 सीबीएसई का सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये चैप्टर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियोस आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में आता है। साथ ही ये ऐसे 4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे: फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। साथ ही साथ इसकी पॉपुलेशन लिटिल मोर देन 1 करोड़ है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा की है। साथ ही इसका एथिक कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब हम समझते हैं कि एथनिक क्या है। एथनिक इज़ अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि एक सोसाइटी में अगर डिफरेंट ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं तो वो साथ में कैसे रह रहे हैं, इसे एक साथ अब कहते हैं एथनिक। अब बगल में आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें बेल्जियम के डिफरेंट कल्चर को अच्छे से डिवाइड करके बताया गया है। जो येलो पोर्शन है दैट इज़ इंडिकेटिंग फ्लेमिश रीजन, जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं जिनकी परसेंटेज है 59%। जो रेड पार्ट है वो है वलोनिया, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और उनकी कॉम्पोजिशन है 40%। और जो 1% है दैट आर जर्मन स्पीकिंग। रेस्ट जो आपको बीच में ऑरेंज पार्ट दिख रहा है दैट इज़ शोइंग ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, और यहाँ पे 80% फ्रेंच और 20% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काज ऑफ टेंशन अमंग डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग एक माइनॉरिटी ग्रुप थे कंट्री में, इसके बावजूद भी वो डच स्पीकिंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और रिच थे। दूसरे पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि जो डच स्पीकिंग थे, बीइंग इन मेजॉरिटी, उन्हें बेनिफिट काफ़ी पीछे मिलता था, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो या फिर एजुकेशन की। तीसरे पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, वहाँ पे डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ जाते हैं और फ्रेंच मेजॉरिटी में, जो कि इस एथनिक कॉम्पोजिशन को और भी कॉम्प्लेक्स करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसमें हम जानते हैं कि बेल्जियन लीडर्स और गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, ये समझते हुए कि उनके कंट्रीज़ के रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले अमेंडमेंट के हिसाब से डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। सिंपल भाषा में समझें तो अगर 5 रिप्रेजेंटेशन डच की तरफ से है तो 5 ही रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच की तरफ से भी होगा। दूसरा अमेंडमेंट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बहुत सारी शिफ्ट कर दी है स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। साथ ही कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसके हिसाब से सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पे वर्क करेगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। साथ ही इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्वल है। इसके अलावा श्रीलंका में भी काफ़ी सारे मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिन्हाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और इनकी परसेंटेज है 74%। रेस्ट 18% आर श्रीलंकन तमिल्स, जो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट वन आर श्रीलंकन तमिल्स जिनकी परसेंटेज है 13, और बाकी बचे इंडियन तमिल्स जिनके 4 फादर्स प्लांटेशन वर्कर्स की तरह श्रीलंका में आए थे और इनकी परसेंटेज है 5%। बाकी बचे 7% लोग क्रिश्चियन, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजॉरिटेरियनिज्म। इसके अकॉर्डिंग श्रीलंका इमर्ज हुआ था एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, और सिन्हाला कम्युनिटी अपने मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठाते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस जताती है। जिसके बाद 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसके हिसाब से सिन्हाला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही सिर्फ फेवर किया जाता था यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। साथ ही एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट को प्रोटेक्ट और फोस्टर करना था बुद्धिज़्म, जिसकी वजह से तमिल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी।
इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तमिल सोसाइटी से डिसजेनरेट फील करने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनके पॉलिटिकल राइट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरेस्ट गवर्नमेंट टोटली इग्नोर कर रही है, जिसके आउटकम के रूप में श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारे पार्टीज़ और स्ट्रगल्स लॉन्च किए ताकि उनके लैंग्वेज और कल्चरल इम्पोर्टेंस को भी रिकॉग्नाइजेशन मिले। 1980s तक आते आते काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुके थे जो कि तमिल एलम यानी कि स्टेट की डिमांड कर रहे थे इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जब इन सारी डिमांड्स को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तब शुरुआत हुई सिविल वॉर की। इसके अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोनों ही कम्युनिटी से डेड हुए और साथ ही साथ कंट्री को सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल सेक्टर्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और ये सिविल वॉर एंड हुआ 2009 में। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं 1 मार्कर्स में और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन्स अपना स्टेक एक्वायर करते हैं गवर्नमेंट में थ्रू पार्टिसिपेशन। द नेक्स्ट इज़ प्रूडेंशियल। ये एक केयरफुल कैलकुलेशन है जो कि गेन्स और लॉसेस पे बेस्ड है। इसे हम और अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बात करें सिविल वॉर की, जिसे हमने जस्ट पढ़ा, तो ये एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, जो कि इतना वॉयलेंट हो जाता है कि एक वॉर की तरह दिखने लगता है विद इन दी कंट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्रूडेंशियल। इसमें हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। सिविल वॉर जैसे श्रीलंका में हुई वैसे कंडीशंस को रोकता है। साथ ही साथ इन वॉर्स के चलते काफ़ी इंस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स में और साथ ही साथ कंट्री में, जिसकी स्टेबिलिटी को ये इंश्योर करता है। द सेकेंड इज़ मॉरल। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक रूल में पीपल जिनके साथ पावर शेयरिंग हो रहा है, जिन पे उनका इफ़ेक्ट होगा और जो उनके साथ रहेंगे, उन्हें कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो जान सकें कि उन्हें रूल कौन कर रहा है। और इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड कि वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, तो आप ये सेम पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं, उनके बीच में शेयर होती है। ये इंश्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे और सारे इंस्टीट्यूशंस केयरफुली एक बैलेंस वे में वर्क करें, और इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंडर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर होता है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस लेज डाउन द पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके हिसाब से दोनों ही गवर्नमेंट को वर्क करना होता है, और इसीलिए इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से सेकेंड चैप्टर में समझेंगे। और साथ ही साथ ये सेम प्रिंसिपल लोकल गवर्नमेंट्स जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम, ऐसे गवर्नमेंट्स पे भी लागू होता है। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एक लीगल अथॉरिटी या अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे सेक्शंस जो कि सोसाइटी में इक्वल फील नहीं करते हैं या गवर्नमेंट से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, उन्हें भी थोड़ी स्पेस मिल सके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में। हमारा चौथा फॉर्म है पावर शेयर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। एक डेमोक्रेसी में सिटीज़न को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो चूज़ कर सकें कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, ताकि पावर एक हाथ में ना रहे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और सबको इक्वल चांसेस मिलें। इसी वजह से पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होता है, और यही शेयरिंग एक डायरेक्ट वे में भी हो सकता है, जहाँ पे पार्टीज़ अलायंस फॉर्म करती हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, और आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड वो एक कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। साथ ही साथ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जैसे लोग भी गवर्नमेंटल पावर में अपना शेयर दिखाते हैं विया पार्टिसिपेशन या बाय ब्रिंगिंग देयर इन्फ्लुएंस।
ये है कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस एंड ट्राई टू आंसर दिस। इस वीडियो के बाद आई विल सजेस्ट यू टू रीड दी NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, अपने आंसर्स डायरेक्टली मेरे नोट्स से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताना। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।